हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के अंडर प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद्य फसल है जो उपयोग में आती है, तो वह है गेहूं। यह गेहूं एक ऐसी फसल है, अगर आप सोचिए कि यह अस्तित्व में ना रहे, अचानक से एक साल ऐसा आए जैसे 2023 का उदाहरण के लिए, कि यह गेहूं जो है दुनिया में किसी भी जगह जहां भी यह गेहूं की फसल उगाई जा रही थी नष्ट हो जाए और उसके बाद यह तय हो जाए कि अब यह दोबारा से नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? आप उम्मीद लगा सकते हैं कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, ना सिर्फ भारत के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने। तो एक बहुत ही बड़ी प्रमुख फसल है गेहूं। तो इस गेहूं को बचा के रखना, इसे किसी बीमारी में ना फंसने देना जिसकी वजह से यह फसल नष्ट हो जाए, उससे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तथा ध्यान देने की भी है कि हम किन बातों का ध्यान रखें। जिस प्रकार से इंसानों में महामारी फैल रही है, उसी प्रकार से फसलों में भी महामारी फैल रही है। उन्हीं में से एक ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में आ गया है गेहूं। और यह गेहूं सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि अन्य महाद्वीपों में मौजूद है, जो प्रभावित है यानी कि संक्रमित है, जो कि महामारी का रूप ले रहा है, यानी कि ले ही चुका है और विस्तार अपना प्राप्त करते जा रहा है। तो हमें समझना होगा और कैसे यह बीमारी हमें खाद्य संकट की ओर लेके जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले आज की हमारी जो खबर है वो क्या है? प्लांट पैंडेमिक इज रियल, हाउ अ डिजीज इज थ्रेटनिंग व्हीट, द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल में से एक जो गेहूं है, किस प्रकार से एक प्लांट पैंडेमिक का शिकार हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रमुख बातें हैं जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्चा में यह खबर क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे प्लांट पैंडेमिक क्या है, यानी कि यह किस प्रकार की महामारी है। हमने इंसानों के महामारी के बारे में तो सुना था, लेकिन ये प्लांट पैंडेमिक क्या है। उसके बाद वीट ब्लास्ट महामारी, जो यह महामारी है उसका एक नाम है वीट ब्लास्ट। जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस था, वैसे यहाँ पे वीट ब्लास्ट। अब ये कैसे फैलती है इसे समझेंगे। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस है, और किस, अगर वायरस है तो कैसे है, वायरस नहीं है तो कैसे है, जो संक्रमित होने का जरिया बनता है वो क्या है। उसके बाद देखेंगे दुनिया को क्या खतरा है, उसके बाद कैसे इसे रोका जा सकता है इस महामारी को, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। अब देखिए चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने की वजह है कुछ अध्ययन सामने आए हैं जिसमें एक बात पता चला है कि फंगस के प्रसार से, फंगस कवक के प्रसार से क्या होगा कि यह बीमारी अपना रूप फैलाते जाएगी। मतलब कि यह बीमारी किससे बनी है? फंगस से बनी है। जैसे जैसे इसका प्रसार होगा वैसे वैसे बीमारी का प्रसार भी होता रहेगा। अब मान लीजिए दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देश भारत और चीन। अब भारत में और चीन में, इन दोनों देशों में अगर हम ये देखें कि यह बीमारी पहुंच जाए और यहाँ की फसल नष्ट हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या सामने आ सकती है, वही यानी कि खाद्य संकट। इसी वजह से जानना जरूरी है इस प्लांट पैंडेमिक को। तो जानते हैं प्लांट पैंडेमिक क्या है। जिस प्रकार से हम इंसानों में महामारी होती है, उसी प्रकार से जब पौधे और फसल की जो महामारी होती है उसे हम प्लांट पैंडेमिक कहते हैं। अब महामारी का मतलब क्या है? वही कि कोई ऐसा रोग है जो संक्रमण की वजह से फैलता है और बहुत विकराल रूप ले लेता है, काफी संख्या में वह फैल जाता है। कृषि जगत में अधिकांश पौधों की बीमारियों के लिए कवक जिम्मेदार होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फंगस। फंगस जिम्मेदार होता है किसमें? कृषि जगत में जो फसलें होती हैं उनमें जो अधिकांश बीमारियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए ये कैसे फैलता है, तो हवा, बारिश और मिट्टी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जो इसके बीजाणु होते हैं वो सूक्ष्म कणों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, हवा चली, बारिश हुई तो उस तरह से पहुंच गए। लेकिन अब खुद सोचिए कि एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी ये पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? उसके पीछे की वजह है वैश्विक व्यापार। वैश्विक व्यापार जो हो रहा है प्लस जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वह इस प्रक्रिया को तेज कर रहा है। एक तरफ तो वैश्विक व्यापार होता है कि जो प्रभावित थे उस कवक से, उस फंगस से गेहूं प्रभावित था, वह कहां व्यापार के माध्यम से पहुंच जाता है? दूसरे देश में या दूसरे महाद्वीप में। वहां पे जो जलवायु परिवर्तन का असर हुआ है उसकी वजह से जो गेहूं अपने आप को उससे बचा सकते थे, उनमें कुछ प्रतिरोधक क्षमता थी,
वह शायद उस प्रकार से नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वह उससे प्रभावित होकर, संक्रमित होकर और उसके बाद नष्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अन्य कुछ घटनाएं हैं, जैसे तूफान की वजह से भी, जैसे मान लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आया, तो वहां से कोई खास तूफान इस तरफ बढ़ेगा, तो उसके साथ भी यह फंगस से जो बीमारी बनी है, क्या नाम है इसका, व्हीट ब्लास्ट, क्योंकि गेहूं की बात हो रही है इसलिए व्हीट ब्लास्ट, और उसके बाद पैंडेमिक। अब यहां पे बात आ गई इसके संक्रमण की। अब बात आती है जो इसका नाम है, हमने अभी क्या जाना, प्लांट पैंडेमिक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हीट ब्लास्ट पैंडेमिक। व्हीट ब्लास्ट पैंडेमिक सीधे सीधे मतलब क्या हो गया, गेहूं से। लेकिन आप ये जानिएगा, ये खास प्रकार का जो फंगस है जिससे यह बीमारी बन रही है, इसके बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे सिर्फ गेहूं ही प्रभावित नहीं होगा, अन्य खाद्य फसलें भी आगे चल के, क्योंकि इनके डीएनए आरएनए में कुछ बदलाव होंगे, जिसके बाद फिर ये अपने आप में इसी तरह से परिवर्तन करके अन्य फसलों को भी अपनी चपेट में ले लेंगी। अब इस क्या है, ये कौन सा फंगस है, देखिए मैग्नापोर्थे ऑरिच पैथोटाइप ट्रिटिकम, ठीक है, एमओटी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। यह जिम्मेदार है इस बीमारी का, कवक रोग है, याद रखिएगा। उसके अलावा कहां पे होता है, आपसे सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह रोग होता है, यानी कि इनका प्रसार होता है। सबसे पहली बार इसे कब पकड़ा गया था, इसे जाना गया था 1985 में, पहली बार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 1985 ब्राजील में। उसके बाद ब्राजील के आसपास के देशों में, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों में यह धीरे धीरे फैलता रहा। जो कारण मैंने आपको बताए थे उन्हीं कारणों के माध्यम से। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय गेहूं व्यापार हुआ तो उसकी वजह से फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी पहुंचते हैं, और उसके माध्यम से अभी वह दक्षिण अमेरिका से निकल कर कहां कहां आ चुके हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका और दक्षिण एशिया, यानी कि एशिया में भी आ चुके हैं। अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में जो देश हैं प्रभावित हैं, उनको जान लीजिए कि जाम्बिया और बांग्लादेश है। अब बात आती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ये कब देखे गए थे, 2016 में। 2016 में बांग्लादेश में हमें इनका प्रभाव देखने को मिलता है, और वहां कई हजार हेक्टेयर में जो फसल लगी थी वह बर्बाद हो जाती है। लगभग 15,000 से ज्यादा हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो जाती है। और इसे किसी मतलब कि ऐसा नहीं कि एक फसल थोड़ी सी खराब हो गई तो उसके बाद बचा लिया जाएगा, नहीं। अगर फसल खराब हो गई एक खास क्षेत्र में लगी हुई है तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए फोटो के माध्यम से, ये जो गेहूं की बाली है स्वस्थ दिखाई देती है। यहाँ पे आंशिक रूप से संक्रमित हुई है, ऊपर का हिस्सा संक्रमित है। यहाँ पूरी तरह से संक्रमित होने के बाद तो इसकी पूरी की पूरी बाली सूख कर, रंग बदल कर पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अन्य प्रमुख खाद्य फसलों को भी प्रभावित करने की जो इसकी क्षमता है वह आगे चल के धीरे धीरे चल के देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे होगा क्या, यही बात कि जब एक बहुत, चूंकि यह जो खेती होती है मोनोकल्चर जहां पे होता है वहां पे यह फसल ज्यादा बर्बाद, यानी कि साल भर जहां पे एक ही फसल उगाई जा रही है, जैसे कि हर साल एक खास जगह पे बार बार जैसे गेहूं उगाया जा रहा, वह क्षेत्र जब प्रभावित होगा तो एक साथ पूरा का पूरा गेहूं वहां का प्रभावित होगा, और आसपास जहां जहां ये फैलते जाएगा पूरा का पूरा गेहूं प्रभावित कर देगा। जैसे कि एक खास इलाका होता है कृषि का, जहां जिस क्षेत्र में गेहूं होता है वहां आसपास हर कोई गेहूं ही उगा रहा है, तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है और सबका एक साथ गेहूं नष्ट हो जाता है। और यहां पर देखिए 3 कौन से महाद्वीप हैं, आपको ये नाम याद रखने होंगे। अब आगे की देखिए बात आती है, जो गेहूं की मैंने बताया बाली, सबसे पहले जब वो प्रभावित होगी तो उसके बाद धीरे धीरे जहां दाने आने चाहिए थे वो दाने आने की जगह और सिकुड़ती जाएगी। पूरे दुनिया में, अगर पूरे दुनिया में किस देश में कहां पे कितना उत्पादन हो रहा गेहूं का उसको देखा जाए तो जो एशिया का हिस्सा है वह बहुत बड़ा है। इंडिया 12.5, चाइना 17%। ये जो आंकड़े हैं हमें 2020 के आंकड़े हमें ये दिखाई देते हैं, 2000 से 2020 तक के आंकड़े। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि
जो एशिया का हिस्सा है वो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तान का भी है, 3.4% है। तो अब चूंकि यह दक्षिण अमेरिका से एशिया में पहुंच चुका है तो यह खतरा बढ़ रहा है। अगर ये देश इंडिया में अगर यह समस्या आती है और चाइना में यह समस्या आती है या विकराल रूप अपना लेती है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, कितनी मात्रा में गेहूं का नुकसान होगा, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और खाद्य की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब बात आती है आगे, कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो पहचान करना होगा, जब हम पहचान करेंगे तभी हम रोकने के लिए आगे कदम और उठा पाएंगे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी, इनके डीएनए आरएनए को हमें समझना होगा, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन आ रहा है वो हमें देखना होगा। उसके बाद हमें वीट ब्लास्ट प्रतिरोधी प्रजाति विकसित करनी होगी। मतलब ये जो वीट ब्लास्ट बीमारी है, डिजीज है, जो महामारी का रूप ले चुकी है, इसके प्रतिरोधी जो एक प्रजाति गेहूं की हम विकसित करेंगे तो फिर होगा यह कि जब यह प्रजाति हम इसकी फसल को उगाएंगे तो वह प्रभावित नहीं होगी। संक्रमित स्थानों में गेहूं की फसल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर हमें पता चल जाए कि एक खास स्थान संक्रमित हो गया है तो वहां पर गेहूं हम नहीं बुआई कराएंगे, तो गेहूं की फसल खराब नहीं होगी। जब सही समय आ जाएगा तो फिर बुआई हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल का जो आसपास का क्षेत्र था जो बांग्लादेश से लगा हुआ था, कुछ समय पहले वहां पर देखा गया कि पश्चिम बंगाल आंशिक रूप से अपने जो बॉर्डर का क्षेत्र है वहां पर प्रभावित हुआ है इस महामारी से, लेकिन अन्य राज्यों तक अभी यह नहीं पहुंचा है। तो हमारा देश अभी सुरक्षित है। उपाय को हम सही तरह से लेकर चलेंगे तो भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी प्रकार का आयात या किसी भी प्रकार के गेहूं का संबंध बांग्लादेश से नहीं रखना होगा, तो ही बेहतर होगा इस बीमारी से बचे रहने के लिए। इसके अलावा और कहीं अन्य जगह से भी हम कोई बीज मंगाते हैं, कोई अन्य जगह से भी हम व्यापार करते हैं, तो प्रभावित जगहों से व्यापार नहीं करना होगा, यही बेहतर होगा। तो ये प्रमुख बातें थी। एक प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप वीट ब्लास्ट महामारी से प्रभावित है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उपरोक्त सभी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।